नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। नोटबंदी के 16वें दिन भी हालात में कुछ खास सुधार होता नहीं दिख रहा। सरकार कैश की कमी दूर करने के लिए पुख्ता इंतजामों की बात कर रही तो विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। नोटबंदी को लेकर राज्यसभा में आज फिर एक बार जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष की मांग पर पीएम मोदी राज्यसभा पहुंचे। इसके बाद नोटबंदी पर बहस शुरू हुई। विपक्ष की तरफ से बहस की शुरुआत करते हुए पूर्व पीएम ने न सिर्फ नोटबंदी का जो फैसला इसे लागू करने में सरकार को असफल बताया, बल्कि इसे बड़ा घोटाला होने की बात कही। उनका यह भी कहना था कि यह संगठित लूट है। विपक्ष की तरफ से मांग हो रही है कि पीएम इस बहस में भागीदारी करें, लेकिन जब लंच के बाद प्रधानमंत्री सदन में नहीं पहुंचे तो सभी विपक्षी पार्टियों ने एक सुर में विरोध किया। उधर सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पीएम लगातार बहस में नहीं बैठ सकते। हंगामे के बीच कई बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। इन हालात के बीच में बड़ा सवाल यह है कि क्या नोटबंदी का फैसला लागू कराने में सरकार वाकई असफल रही, और नोटबंदी पर विपक्ष के आरोपों में दरअसल कितना दम है, क्योंकि विपक्ष आपस में ही बटा हुआ नजर आता है। अलग अलग बातें अलग अलग तरीके से होती हैं। कैश की कमी से निपटने के लिए आखिर अब सरकार का एक्शन प्लान क्या होगा, और जो नई तब्दीलियां की गई हैं जिसका जिक्र हम अभी कर रहे थे सुर्खियों में कि तमाम जगहों पर बैंक से अलग बाकी अन्य जगहों पर 15 तारीख तक के लिए 500,000 नोट बदलने की फैसिलिटी अभी दी गई है, तो इसका भी कितना असर पड़ेगा, क्योंकि सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। और जैसा जानकारी है कि प्रधानमंत्री ने खुद लगभग 89 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को अलग अलग क्षेत्रों में पूरे देश में भेज दिया है, जो कि गुप्त रूप से काम कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, और सीधे वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री को आकर वो इनपुट देंगे। और उसके बाद ये जानने की कोशिश होगी कि किस तरीके की परेशानी और कैसे उससे निपटा जा सकता है। यानी सरकार, खासतौर से प्रधानमंत्री तो सक्रिय है, लेकिन विपक्ष भी उतना ही सक्रिय है, क्योंकि विपक्ष का दावा कि यह फैसला जनता विरोधी है। तो सवाल यहां पर जो उठ रहे हैं, सवाल यही है कि क्या नोटबंदी का फैसला लागू कराने में सरकार असफल हो रही है, सरकार असफल रही है। नोटबंदी पर विपक्ष के आरोपों में आखिर कितना दम है, कितनी आपाधापी है। विपक्षी खेमे को बंगाल से निकलकर पहुंच गई ममता बनर्जी भी, और अल्टीमेटम भी दे दिया। उसके साथ साथ जब सर्वे हुआ तो उसमें रिजल्ट क्या आया है वो भी आप देखिए। जिस तरीके के आंकड़े निकल कर आए, तो कैसे कितनी रकम कहां पर सबसे ज्यादा जमा कराई गई है, तो उससे कई चीजें निकलती हैं। नोटबंदी पर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसमें कितना दम है, और क्या विपक्ष वाकई दमदार तरीके से जनता की आवाज रख रहा है, या फिर सिर्फ अपनी सियासत कर रहा है। और फिर सरकार के पक्ष को देखें तो सरकार का दावा कितना सही है, क्योंकि नियम तो बदल रहे लेकिन नियम लागू नहीं हो पा रहे। राज्यसभा में विपक्ष की तरफ से नोटबंदी पर बहस की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की। मनमोहन सिंह ने इसे संगठित लूट की संज्ञा दी। इन द प्रोसेस ऑफ डीमोनेटाइजेशन, monumental mismanagement has been undertaken, about which today there is no two opinions in the country as a whole. Prime Minister has said that we should wait for 50 days. Well, 50 days is a short period, but for those who are poor and deprived sections of the community, even 50 days torture can bring about disastrous effect. About 60 to 65 people have lost their lives, maybe more. And what is more is, what has been done can weaken and erode our people's confidence in the currency system and in the banking system. जी हाँ, तो पूर्व प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा और फिर उसका जवाब किस तरीके से मिला। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष के रवैये पर क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। Formally, you discuss with the different opposition parties. We are willing for a discussion with any opposition party, but it appears that disruption and not debate is a part of their strategy. This put on anger for Akrosh Divas is what they are waiting for. They don't want a discussion till this manufactured Akrosh in the opposition gets over. The people are happy with the move. Only a few opposition parties seem to be in Akrosh. जी हाँ, तो आरोप आपने सुन लिया, सियासत के दांव आपने सुन लिए, जवाब भी आपने सुन लिया। सवाल लेकिन उसी बीच में, क्या सभी विरोध करने वाले विपक्षी लोग ही हैं? क्या वाकई आम जनता की कोई तकलीफ नहीं है? क्या वाकई 50 दिन में स्थिति सुधर जाएगी? सरकार की तैयारी पूरी है? क्योंकि जिस तरीके से अभी सर्कुलेशन को लेकर दिक्कत आ रही है, जिस तरीके से रकम बदलने को दिक्कत आ रही है, और आज से जो फैसला फिर हुआ है कि कल से अब बैंक में रकम नहीं बदली जाएगी, बाकी अन्य जगहों का विकल्प बढ़ाया गया है, तो क्या इसका भी असर पड़ेगा? कुल मिलाकर सरकार सक्रिय तो है, खुद खास तौर से प्रधानमंत्री इसको लेकर अपनी तरफ
से सक्रिय हैं, लेकिन फिर भी कहा जा रहा कि हां, अब धीरे धीरे परेशानी जो बढ़ रही है उसकी वजह से लोगों का नजरिया भी बदल रहा है। और इसी मौके को इस वक्त बुनाने की कवायद में है तमाम वो विपक्षी पार्टी, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो या फिर अलग अलग राज्यों के क्षत्र पार्टियां हो। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ इस वक्त दिल्ली स्टूडियो में हुकुम सिंह भाटी साहब, नेता बीजेपी के हैं, बहुत स्वागत है भाटी साहब आपका। कुलदीप सोनी साहब हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है कुलदीप सोनी साहब आपका। और प्रवीण अत्री साहब हमारे साथ, प्रवक्ता इनेलो के हैं, बहुत स्वागत है अत्री साहब आपका। मेरे साथ इस वक्त अमित नेहरा साहब, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, बहुत स्वागत है अमित नेहरा जी आपका। और गुलशन राय आहूजा, बैंक मैनेजर रिटायर्ड, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है गुलशन राय जी आपका। सबसे पहले मैं चाहूंगा गुलशन राय जी आपसे ही मैं शुरुआत करूं। पॉलिटिकल पार्टी के लोग तो अपनी अपनी बात करेंगे, एक बैंक कर्मी होने के तौर पर जो आपका अनुभव रहा या इस तरीके की चीजें, क्या आप लोग कभी सोच पाते थे कि ऐसा हो सकता है या कभी किया गया था, या अब जो हुआ है उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या जो अभी चीजें चल रही हैं, जो कदम उठाया गया उसके बाद से बैंक कर्मी लगातार काम कर रहे हैं, उस बीच में परेशानियां भी है, क्या अनुभव आपका है? किस तरीके से आप इस फैसले को देख रहे हैं? सर अब तो पिछले 3-4 दिन से बैंकों की स्थिति में काफी सुधार है, लाइनें कुछ कम नजर आने लगी हैं, लोगों को कोई दिक्कत अभी तो नहीं आ रही, लेकिन कल से जो सरकार का फैसला हुआ है नोट नहीं बदले जाएंगे, उससे लोगों को और आसानी होगी, जो जमा करने वाले या निकासी करने वालों को सुख मिलेगा। मेरे को लगता है अगले 2-3 दिन में पूरी स्थिति का पता चल जाएगा भाई। लेकिन कई लोगों के अकाउंट भी नहीं है, जिनके अकाउंट नहीं है उनके साथ क्या होगा, उनको सरकार ने कुछ सोचा है नहीं सोचा, उनके नोट कैसे बदले जाएंगे, ये भी समस्या है। लेकिन मेरे को लगता है अगले 4-5 दिनों में स्थिति का पूरा पता चल जाएगा। बाकी अभी भी बैंकों में नोट की शॉर्टेज है, जो धीरे धीरे पूरी की जा रही है। लगता है कस्टमर आगे 4-5 दिनों में ठीक हो जाएगा। आपको लगता है कि हाँ, ये जो स्थिति बनी है वो 50 दिन के भीतर ही सामान्य हो जाएगी? हाँ, 50 दिन में तो सामान्य होने के चांस हैं सर। जैसे लोगों को निकासी होती जाएगी, उससे मनी सर्कुलेशन होगा, निकासी पे ही ज्यादा है। मतलब मेन तो दिक्कत यही है, बैंकों में लाइनें अब खत्म हो जाएंगी 3-4 दिनों में, तो इससे अगले 50 दिन तक तो काफी ये गुलशन जी मैं इसलिए भी आपसे पूछ रहा हूं कि आप बैंक कर्मी भी रहे, बैंक मैनेजर आप रहते हुए बैंक शाखा को आप संभालते रहोगे। मेरा सवाल इसलिए है कि एक सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि एक फैसला लिया गया, उसमें विपक्ष अलग अलग बातें कर रहा है। कोई कहता है कि बिल्कुल खराब, कोई कहता नहीं ठीक है, लेकिन हम इन दिक्कतों की वजह से इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या जो फैसला लिया गया उसके बाद उसका इम्प्लीकेशन जो है, जो उसको लागू करने की बात थी, उसमें सरकार और बैंक असफल रहा है, रिजर्व बैंक असफल रहा है, या ये कदम उठने के बाद इसी प्रोसेस में काम कर सकते थे? नहीं, सरकार का फैसला तो बिल्कुल सही है सर, लेकिन कोई भी काम होता है उसको ठीक करने के लिए टाइम तो लगता है। हमारी 130 करोड़ जनता है, उसमें स्थिति सुधरने में टाइम तो लगेगा सर। सरकार का फैसला बहुत उचित है। ठीक है, कुलदीप सोनी साहब, फिर आप लोगों का क्या दर्द है? क्यों इसे संगठित लूट कह रहे हैं? अतुल जी, ये जो प्रधानमंत्री जी ने किया है, मुद्रा का चेंज करने का काम नहीं किया। ये 125 करोड़ लोगों को विमुद्रीकरण करके लाइनों में खड़ा कर दिया। आज पूरा जनमानस दुखी है, पूरे, चाहे आप देश के लोगों का लगा लो, चाहे प्रदेश के लोगों का लगा लो। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा था इससे काला धन आएगा, काला धन, देश का 95% काला धन तो विदेशों में जमा है। ये 5% हमारे गरीब भाई या हम जो लोग हैं, पिछले 20-20, 30-30 साल से किसी ने 2 लाख, किसी ने 5 लाख अगर इकट्ठा किया, ये कोई काला धन नहीं है। आप आज देखिए, आज ही एक अखबार की खबर थी, दैनिक भास्कर की, मेरे ख्याल में राजस्थान की, कि अडानी जी के 6 लाख करोड़ रुपए 8 तारीख से पहले जमा किए गए। जिस तरीके से बीजेपी वालों ने खुद को बता के और देश को, प्रधानमंत्री जी ने कहा ये सर्जिकल स्ट्राइक कर दी मैंने काला धन वालों पे। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब होता है कि आप, फिर मैं पूछूंगा तो किसी दुश्मन के घर में जाके, सर ये तो क्लियर कर दीजिए कि बताया था कि नहीं बताया था। राहुल गांधी की लाइन मत बोलिए साहब। प्रधानमंत्री, अरे कुलदीप जी, राहुल गांधी की लाइन मत बोलिए, फंस जाएंगे। राहुल गांधी ने पहले कहा बताया था, फिर कहा नहीं बताया था, वो खुद ही नहीं। अरे अतुल जी, यही तो दिक्कत हो रही है। आप लोग मीडिया वाले इस बात को उठा नहीं रहे। जिस तरीके से लोग बाजारों में 70 मौतें हो चुकी है, आप लोग उठा नहीं रहे। बड़ा इसको इतना सीरियस टॉपिक है। राहुल गांधी जी ने हम लोग पूरा देश हित वाला काम नहीं करते साहब। देश के अंदर इसके खिलाफ उठेगा। मीडिया कर्मी तो बेचारे देश हित का काम कैसे करें? वो तो देश के बाहर आपको अच्छा लग रहा है? नहीं,
मैं तो खुद ही लाइन में लगा था सर, और मेरे साथ तो अजीब विडंबना हो गई। नहीं, जब आप मैं इसको नहीं, आप... मेरे साथ तो अजीब विडंबना हुई सर। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। मैं तो जहां पर गया, लाइन में कतार में खड़ा हुआ, 5वां नंबर आया, तब तक एक महिला मेरे सामने थी। उनकी एक बिटिया भी वहीं एटीएम के अंदर खेल रही थी। उसने जाकर एटीएम मशीन का एक बटन दबा दिया, मशीन ही बंद हो गई। मैं लौट के चला आया। खैर मेरा छोड़ दीजिए, मुझे बताइए, राहुल गांधी की लाइन आप बोलेंगे और तो मीडिया देखिए, कर्मियों देश को के दोषी साथ ठहराएंगे, देश इससे के काम चलेगा? क्योंकि जो बैंक प्रबंधक यहां पर बैठे हैं रिटायर्ड, उनका कहना है कि फैसला सही है, वो किसी पार्टी के नहीं है। उनका यह भी कहना है कि बड़ा देश है, इसमें जो भी कैसे सही है, आप वो बताइए आएंगी, कैसे लेकिन सही है? प्रोसेस बढ़ता है आगे। कांग्रेस पार्टी ने भी एक फैसला लिया था जिसमें 3 लाख करोड़ का देश को फायदा हुआ था और किसी को कोई मुश्किल नहीं आई 2005 से पहले के नोट बदलने का। देश के प्रधानमंत्री जी आज 23 बार तो अपनी बात बदल चुके हैं। हर बार आके रोज सुबह कुछ ना कुछ नया छोड़ देते हैं कि आज 500 के नोट चलेंगे, आज 1000 के। अभी अभी यहां मैं जब स्टूडियो में बैठा हूं तो अभी आइए कि 1000 के नोट नहीं ले रहे, पेट्रोल पंपों पे सिर्फ 500 के नोट लेंगे। कोई बिना तैयारी के लोगों के बीच में जाना। 125 करोड़ लोगों की आबादी है इस देश की। सारे देश को जो मजदूर अपना उस पे जाता था मजदूरी पे, आज वो बैंकों की लाइन में लगा हुआ है अपने पैसे लेने के लिए। वो खाएगा कहां से? आप देखिए, चाहे इन्होंने 2.5 लाख रुपए शादी के लिए कहा है कि 2.5 लाख रुपए, आरबीआई की गाइडलाइंस मेरे पास है जिसमें लिखा गया है कि शादी का जो 2.5 लाख है वो 8 नवंबर से पहले अगर कोई पैसा जमा है तो मिलेगा। उसके अलावा हलवाई का, टेंट वाले का एडवांस की रसीद देनी पड़ेगी और उनसे लिखवा के देना पड़ेगा कि वो कैश क्यों नहीं ले रहे। तो इस तरीके से 2.5 लाख रुपए कैसे मिलेगा शादी वालों को? सिर्फ बैंकों के पास पैसा नहीं है, 12 बजे के बाद एटीएम और बैंकों में पैसा खत्म हो जाता है, लोगों को पैसा नहीं मिल रहा। देश का हक हलाल की लोगों की कमाई उनको निकालने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलिए, दर्द यही है कांग्रेस को कि देश के आम लोगों को परेशानी बहुत ज्यादा है। अत्रे साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए अतुल, प्रथम दृष्टया तो हमें भी लगा था कि शायद परिवर्तन आने वाला है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, लोगों की समस्याएं सामने आई और स्कीम के बारे में जिस तरह से पता लगना शुरू हुआ, तब एक बात स्पष्ट समझ में आ गई कि ये सरकार के द्वारा जल्दबाजी में बिना तैयारी के उठाया गया कदम है। अगर वित्त मंत्री जेटली साहब ये बात कह देते हैं कि लोग खुश हैं, तो ये सच्चाई से मुंह मोड़ने वाली बात है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप फाइनेंशियल ईयर 15-16 उसका सेकंड क्वार्टर देखिएगा कि बैंकों में कितना पैसा डिपॉजिट हुआ, और फाइनेंशियल ईयर 16-17 उसका अगर आप सेकंड क्वार्टर देखेंगे अतुल, आपको जान के हैरानी होगी। सेकंड क्वार्टर में 5.5 लाख करोड़ रुपया बैंकों में जमा हो जाता है, मतलब जो सितंबर तक। उसके बाद एक स्कीम आ जाती है 8 नवंबर को। तो मतलब कहीं ना कहीं जो वो काले धन रखने वाले लोग थे, या मैं तो ये कहूंगा जो सरकार के चहेते थे, उनको पहले इंफॉर्मेशन थी, वरना बैंक में इतना बड़ा डिपॉजिट स्कीम से एकदम पहले नहीं आ सकता था। दूसरी बड़ी बात, अभी जो रिटायर्ड मैनेजर साहब ये कह रहे थे कि साहब अब जब डिपॉजिट शुरू हो जाएगा, निकासी शुरू हो जाएगी, कैश जो है उसका जो एक्सचेंज बंद हो जाएगा तो शायद सुधर जाए। मुझे हैरानी होती है। देखिए, मैं एक मेरे मित्र हैं और एसोचैम के कमेटी, स्टेट कमेटी मेंबर हैं, वो आज ही मेरे पास बैठे अपने एक एक्सपीरियंस बता रहे थे। सरकार कहती है कि करंट अकाउंट से 50,000 रुपए का विड्रॉल आप एक हफ्ते में ले सकते हैं। ठीक है। उन्होंने बताया बड़ी हैरान, मैंने बैंक में चेक दिया, 3 दिन मुझे कैश नहीं मिला, और थर्ड डे मैनेजर साहब कहते हैं कि जी 4,000 मिलेंगे। और ये उन अकेले का एक्सपीरियंस नहीं है, ये लगभग अक्सर लोगों के साथ ये हो रहा है। आप सेविंग अकाउंट के अंदर कहते हैं जी 10,000 रुपए का आपका निकासी है, लेकिन आप बैंक में जाते हैं तो कैश नहीं है। साहब, आपके पास पूरे देश के अंदर लगभग 2.25 लाख के करीब एटीएम है, और आज हालात ये हैं कि उनमें से मात्र केवल 62,000 एटीएम ऐसे हैं जिनकी आप कैलीग्राफी कर पाए, जिनका आप सॉफ्टवेयर जो है अपडेट कर पाए, जहां पे आप कैश निकाल पाएंगे। और ये काम कब से हुआ? जब घोषणा हुई, और आज देख लिए लगभग हम 13-14 दिन के गैप के ऊपर बैठे हुए हैं। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि सरकार की कतई तैयारी नहीं थी। बिना तैयारी के सरकार ने यह निर्णय प्रदेश की जनता के ऊपर थोप दिया, देश की जनता पे, सॉरी। और एक और बड़ी चीज अतुल, बार बार एक जिक्र आ जाता है, काला धन। सब काले धन को सफेद तो आज सरकार पहले ही करवा चुकी है। जब 3 महीने का वक्त दिया, 55% आप ले जाइए, 45% सरकार को दे दीजिए,
उसमें काला तो सफेद हो चुका है। ये जो मार पड़ रही है ये आम आदमी पे पड़ रही है। और उस स्कीम में भी आप देखिए क्या होता है कि जो लोग पैसा डिपॉजिट कराएंगे ब्लैक मनी, ना तो उनका नाम की घोषणा होगी, नाम उनका निकाला नहीं जाएगा बाहर, और ना ही उनसे ये जाना जाएगा कि ये पैसा कहां से आया, सोर्स क्या है। मतलब भले किसी ने देश विरोधी कार्य से पैसा कमाया हो, भले किसी ने समाज विरोधी किसी कार्य से पैसा कमाया हो, लेकिन उससे पूछा नहीं जाएगा। तो मतलब क्या हुआ इसका? आज आप जब घोषणा एक स्कीम लेके आते हैं, आप डीमोनेटाइजेशन करते हैं, उसकी मार पड़ती है आम आदमी के ऊपर। आज लाइन में कौन खड़ा हुआ है? आम आदमी। बैंक में आप जाते हो और जब तक आपका नंबर आता है साहब कैश खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या समझ के चलें कि आपके पास पर्याप्त नकदी नहीं है, आप पर्याप्त नकदी बैंकों तक नहीं पहुंचा पा रहे हो। ठीक है, फिर मेरा सवाल इस पर आएगा, मैं अगले उसमें आपसे सवाल लूंगा। ठीक है सर, ठीक है, अत्री साहब आऊंगा आपके पास। बताइए, मैं अमित नेहरा साहब के पास जाऊं उसके पहले मैं चाहूंगा हुकुम सिंह बाटी साहब बताइए। देखिए, आरोपों की झड़ी सी लग गई है, पहले से अपने लोगों को सेट कर दिया, ये कई बार हो रहा है, आरोप लग रहा है, हालांकि इसके सबूत नहीं है लेकिन फिर भी लग रहा है। उसके बाद आप कहा जा रहा है कि दरअसल आम आदमी बहुत परेशान है, जो आम आदमी है वहीं कतार में खड़ा है और आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं थी। ये समझ मुझे इस बात से नहीं आ रहा कि ये कैसे कोई कह सकता है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि अपने लोगों को सेट कर दिया, उनको जानकारी थी, मतलब तैयारी पहले से नोट के छापने की भी हो रही होगी, लेकिन फिर ये कह रहे हैं कि नोट भी नहीं छपे। कुल मिलाकर अल्टीमेटली चूंकि आप सत्ता में और आपका फैसला है तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा। क्या वाकई बहुत ज्यादा जल्दबाजी में एक कवायद कर दी गई और अब धीरे धीरे उसका जब परिणाम आ रहा है तो आप प्रतिदिन कुछ न कुछ बदलाव कर रहे हैं, असफल रहे रेगुलेट करने में? अतुल जी, देखिए, ये जो फैसला सरकार ने लिया है एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, जो बिल्कुल एक आम आदमी के फायदे का और देश को सही पटरी पर लाने का एक बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है। दूसरी बात, जो ये विपक्ष आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, खासतौर से कांग्रेस कहती है कि पहले अपने लोगों को बता दिया, तो कांग्रेस ने तो सबसे लंबे समय तक सत्ता को भोगा है, इनके आंख और कान तो सबसे ज्यादा खुले हुए हैं। दूसरी बात, अगर कहीं किसी को तकलीफ हो रही है तो मैं समझता हूं सबसे ज्यादा हमारे इन विपक्षी पार्टियों को हो रही है, खासतौर से कांग्रेस को हो रही है। कारण ये है क्योंकि जितने घोटाले हुए, जितने मैं अतुल जी बिल्कुल आपकी बात की तरफ भी आता हूं, मैं आपकी बात की तरफ भी आता हूं, जितने घोटाले हुए सारे कांग्रेस के समय आता हूं, आपकी उन समस्याओं की तरफ भी मैं आऊंगा। जितने घोटाले हुए वो सारे कांग्रेस के समय में हुए, कांग्रेस के लोगों ने किए, कांग्रेस का नाम ही घोटालों की पार्टी हो गया, ये पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। दूसरी बात, जहां तक देखिए एक कुछ तकलीफों की बात करते हैं, तैयारी की बात करते हैं, बिल्कुल एक तैयारी के साथ ये काम सरकार ने किया है। जहां तक सुन लीजिए जरा कुलदीप जी, सुन लीजिए जरा, थोड़ा सा सुनने का मादा भी रखिए। बिल्कुल देखिए, भारत बहुत बड़ा विशाल एक देश है। सुन लीजिए कुलदीप जी, सुन लीजिए जरा, भारत एक विशाल देश है, ग्रामीण क्षेत्र है और उसके लिए जहां तक व्यवस्थाएं हैं, सरकार की पूर्ण व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि अब हर आदमी को करेंसी की बात है। अभी आपने देखा होगा कुछ लोग जिनका वो काला धन था, उन्होंने अपने मजदूरों को, उन्होंने पेड लोगों को लाइन में लगा दिया। जब सरकार ने कहा कि भाई एक आदमी की आईडी चेक होगी और निशान लगेगा, वो लाइन आधी रहेगी। आप इस बात से अंदाजा ये लगता है कि बहुत सारे लोग इस स्कैंडल को अब जानबूझ के बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी बात देखिए, डिमांड एंड सप्लाई का मामला है। जैसे ही एटीएम पर एक लंबी भीड़, एक कतार आती है, तो वो मशीनों की भी एक लिमिट है, एक लिमिट तक उनके अंदर पैसा रखा जा सकता है। दूसरी बात, थोड़ा सा नोट का साइज भी है, वो टेक्निकलिटीज के साथ उसमें फिक्स किया गया। ये सारी चीजें हैं और उसको सरकार ने किया है, बहुत अच्छी तैयारी के साथ किया है, कहीं कोई कमी नहीं है। अगर दुख तकलीफ है तो अपोजिशन वालों को है, वो खुद ही सारी जनता देख रही है। अभी एक सर्वे आया था जिसमें 84% लोगों, जागरण का सर्वे था, 84% लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा ये निर्णय है, दूरगामी निर्णय है, देश को तरक्की और खुशहाली की पटरी पर लाने वाला निर्णय है। अच्छा भाटी साहब, आप गए थे कतार में? हुकम सिंह जी, हाँ, मैं स्वयं भी गया हूं। बिल्कुल अतुल जी, मैं स्वयं भी गया ही नहीं, बल्कि मैंने लोगों की मदद भी की, और मैं ही नहीं,
भारतीय जनता पैसा निकला, पार्टी आपको देख के तो हमारे निकल गया लोगों होगा, ने पैसा लोगों के पहचान लिया फार्म होगा भरे, भाजपा के उनकी लोगों मदद की पूरे देश में। नहीं, पैसा तो आपको देख के एटीएम पहचान गया होगा कि भाजपा के नहीं, निकालो मेरे को पैसा। देख के क्या एटीएम पहचानेगा? एटीएम तो अतुल जी एक मशीन अरे है, वो कहाँ किसको भाजपा वाले तो देखेगी? वो तो अब हमने जाके तो हम भी देखे कोई सामान्य नेता। नागरिक ठीक है। हैं। बैंकों कोई में भी ठीक है सर, आदमी- मुझे एक कोई ब्रेक भी लेना है, आदमी उसके पहले मैं सामान्य चाहूंगा नागरिक अमित है। नेहरा साहब की प्रतिक्रिया हो जाए। अमित नेहरा साहब बताइए, आऊंगा सर, कुलदीप जी आऊंगा। ये कहाँ चले मेरा गए सवाल अतुल सर जी? अमित नेहरा जी है कि जो एक सियासत का मसला है, सियासी बात है, विपक्ष का अपना अपना नजरिया, लेकिन उस बीच में आम जनता भी अब धीरे धीरे कई तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं। क्या वाकई ये जल्दबाजी में कुछ हुआ है? भले अब इस पर सरकार सक्रिय है, अपना लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, बैठक हो रही है, नजर बना रहे हैं, 89 IAS को रवाना किया अलग अलग जगह प्रधानमंत्री ने, लेकिन फिर भी चूक रह गई, इसकी वजह से सियासत करने का मौका भी है। देखिए तो बात ये नहीं है कि फैसला जल्दबाजी में है या सोच समझ के लिया गया है या काफी देर विचार विमर्श करके लिया गया है। मसला ये है कि क्या लोगों को इससे परेशानी है या नहीं। आज का जो करंट टॉपिक ये है। बिल्कुल। तो देखिए निश्चित तौर पे परेशानी है। अगर परेशानी ना होती, अगर देश में परेशानी ना होती तो ये जो आज सीमा अभी जस्ट 15-20 मिनट पहले जो फ्लैश आया है कि जो पेट्रोल पंप और जो एसेंशियल सर्विसेज पे पुराने नोट लेने की जो सीमा समय सीमा है दी वो गई। 15 दिसंबर तक क्यों बढ़ाती सरकार? आप मेरी बात समझ रहे? हाँ, तो उसमें क्या है कि पहले इन्होंने 4-5 दिन बढ़ाई थी, फिर 10 दिन बढ़ा दी, फिर इतना एकदम जंप लिया कि इन्होंने सीधा ही 15 दिसंबर तक बढ़ा दी। तो इस हिसाब से लगता है, जिस हिसाब से खबरें आ रही हैं, सूचनाएं आ रही हैं, जो 30 दिसंबर ये लास्ट बता रहे हैं कि बैंकों में जमा कराने का आखिरी दिन है, तो मुझे लगता नहीं कि 30 दिसंबर तक ये काम हो पाएगा। इस सीमा को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा सरकार को। देखिए अलग बात है, जो भी निर्णय है हम स्वागत करते हैं सरकार का कि अगर उनकी मंशा साफ है तो इससे कालाधन रुकेगा, आतंकवाद पे लगाम लगेगी। ठीक है। लेकिन कई बातें जो छोटी छोटी हैं वो क्लिक तो करती हैं दिमाग में। देखिए सरकार ने एक बात कही थी कि इससे आतंकवादियों के ऊपर लगाम लगेगी, लेकिन परसों जो एनकाउंटर हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, तो उसमें आतंकवादियों की जेब से 2000 के नए नोट निकले हैं। अपने देशवासियों के पास तो 2000 के नोट हैं नहीं नए, लेकिन आतंकवादियों के पास कैसे आए? तो देखिए इससे तो ये लगता है कि आतंकवाद का और इसका जो रुपए का जो मामला है उसका कोई इतना बड़ा संबंध नहीं है, अंतर संबंध वहां अपने आप हो जाता है। जो आतंकवाद है वो डॉलर से चलता है, रुपए से नहीं चलता। एक सबसे बड़ी शॉकिंग खबर जो आई है शाम को वो ये है कि नेपाल सरकार ने हमारे जो नए और 500 और 2000 की बैन कर करेंसी दिया है उसको अपने यहाँ चलाने से मना कर दिया है। हाँ, तो एक बहुत बड़ी है, क्योंकि सिर्फ विश्व में नेपाल ही एक ऐसा देश था जहां पे भारतीय मुद्रा का सम्मान था, वो लेते थे। 10 के बदले 16 नेपाली रुपए मिलते थे, लेकिन वहां भी बैन होना एक बहुत बड़ा सेटबैक है भारत की अर्थव्यवस्था को भी, भारत की विदेश नीति को भी। चलो देखिए वापस अब आते हैं देश की राजनीति पे। मुझे बड़ी खुशी हुई आज की पूर्व प्रधानमंत्री जब तक सत्ता में रहे वो कभी नहीं बोले, आज वो बोले। कम से कम ये तो हुआ, देशवासियों को सुनने को तो मिला कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री बोलते भी हैं। उन्होंने कहा कि ये एक संगठित लूट है। लेकिन ये नहीं बताया कि लूट कैसे है। देखिए आरोप प्रत्यारोप होते रहे हैं। बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी तो खूब आरोप लगाती थी कि लूट हो रही है, लूट हो रही है, लेकिन 2.5 साल हो गए केंद्र में बीजेपी को। कि क्या किसी लूट के आरोपी को इन्होंने जेल में बंद किया पूर्ववर्ती सरकार के? हालांकि इनकी लिस्ट अगर देखी जाए तो उसमें 100 से ज्यादा घोटाले बता देंगे। लेकिन क्या है कि जो जांच उस समय शुरू हुई थी, जो आरोपी उस समय बनाए गए थे, वो आरोपी वही हैं कोर्ट्स में। इन्होंने कोई नया नाम जोड़ा क्या? अब आते हैं हरियाणा के ऊपर। हरियाणा में भी इन्होंने बड़ा शोर मचाया था कि जमीनों की लूट हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। एक आयोग भी बनाया था और आयोग की रिपोर्ट भी सौंपी जा चुकी है सरकार को, लेकिन सरकार ने उस पर कार्रवाई नहीं की। लेकिन पूर्व सीएम ने उस पर भी कार्रवाई कर दी, वो कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने उस पर स्टे भी कर दिया है रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर, एक डेट दे दी। तो अगर इस तरह की राजनीति है तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई स्वस्थ संकेत है, या फिर जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है और लूट का और इस तरह की लगाम लाने
पे कोई मुझे नहीं लगता कि गंभीर प्रयास है। ये सिर्फ बातों के पकौड़े हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं। चलिए, यानी वोट की राजनीति है, नोट के जरिए या फिर अपनी सियासत को चमकाने के लिए, कुछ नया कर दिखाने के लिए कदम उठा लिया गया, असफल तैयारी या फिर बिना तैयारी या फिर अपने आप को, अपने लोगों को बता के, तमाम तरह की बातें, यानी कयास लगातार और भी निकलते जा रहे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि आखिर दम कितना है विपक्ष के आरोपों में, और साथ साथ सवाल यह भी है कि जो अभी की परिस्थितियां हैं, क्या वाकई इसी गति से 50 दिन के भीतर स्थिति सुधर पाएगी। आम जनता की तकलीफ तो है जिसको वाकई सरकार भी समझ रही है, इसलिए नए बदलाव हो रहे हैं, लेकिन क्या तकलीफों को दूर करने का रास्ता भी, रोड मैप भी है इनके पास। चलिए, ब्रेक से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा गुलशन राय जी, एक बार फिर से मैं आपका ये रुख करूं। विपक्ष का तो अलग मसला है, सियासत की बात आप नहीं करें चूंकि आपका उससे कोई वास्ता नहीं, लेकिन फिर भी विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि नई दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, कोई तैयारी नहीं थी, अपने लोगों को सेट कर दिया गया था, कुछ रकम जमा हो गई, इसको आप कैसे देखते हो? और दूसरा ये कि जो रोड मैप है, क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, तमाम समस्याएं सामने आ रही हैं, तो जो जो कदम उठाया जा रहा है ये सही दिशा के ट्रैक पर है, यानी सही कदम उठाया जा रहा है? यही रोड मैप था सरकार का इस फैसले को लाने के बाद कि इस तरीके से हम देखेंगे, भांपेंगे और ऐसा करेंगे? हाँ, सरकार तो बिल्कुल सही कदम उठा रही है। हर थोड़ी कुछ हर दिन नया रिव्यू किया जा रहा है, लेकिन बैंकों की जो नोटों में सप्लाई है रिजर्व बैंक से, मैंने पिछली बार भी कहा था, वो अभी बहुत मात्रा में कम है, जिससे बैंकों में पर्याप्त मात्रा में नोट अभी भी नहीं है। लेकिन एटीएम काफी काम करने लग गए हैं, धीरे धीरे और भी सारे काम करने लग जाएंगे और आगे 4-5 दिनों में काफी स्थिति में सुधार आने वाला है। अभी पोस्ट ऑफिस में भी कैश अभी कम आ रहा है, लेकिन आ रहा है। सरकार ने पेट्रोल मेरा सवाल गुलशन जी, ठीक है कि स्टेप अच्छा है, रोड मैप अच्छा है, मेरा सवाल यह है कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि पिछले दिनों में, पिछले 3 महीनों में बहुत बड़ी रकम जमा हो गई, अपने लोगों को बता दिया गया था, और फिर कह रहा है कि तैयारी नहीं थी। तो अगर बता दिया गया था तो पैरेलली तैयारी भी करते ताकि सवाल नहीं उठते। इतना बड़ा चूक कैसे कोई कर सकता है? ऐसा है विपक्ष तो पता नहीं क्या क्या, ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत मात्रा में रकम जमा हो गई थी, ऐसा संकेत नहीं है बैंकों में। तो विपक्ष तो हमेशा बोलता ही रहता है, लेकिन सरकार ने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। फिर मैं कहना चाहूंगा ये बड़ा ऐतिहासिक कदम है। कितनी पॉपुलेशन है, उसको सबको संभालना बड़ा मुश्किल है, टाइम तो लगता ही है। आप देखना 50 दिन में बिल्कुल ही सही। ठीक है, आपको लगता है कि 50 दिन सफिशिएंट टाइम है और जिस तरीके से रिव्यू लगातार हो रहा है उसके बाद स्थिति सुधर जाएगी? प्रवीण अत्री साहब, मेरा सवाल आपसे, आप देखो ना, 9 दिन के बाद आऊंगा। प्रवीण अत्री साहब बताइए, एक रिटायर्ड बैंक प्रबंधक को, अधिकारी को यह लगता है कि सब कुछ ठीक है, आपको क्यों तकलीफ है? अतुल, पहली बात तो यह है कि जो आपने अभी बात कही कि जो बैंकों के अंदर सेकेंड क्वार्टर 2016-17 फाइनेंशियल ईयर, जिसमें 5 लाख 5.5 लाख करोड़ रुपया डिपॉजिट हुआ, जो पहले की तुलना में बहुत ज्यादा था। बिना तथ्य के अतुल मैं बात नहीं करता। सर, वित्त मंत्री ने इसका जवाब दिया है कि वो एरियर की रकम थी। सर्वे पोर्टल है। अरे आप रुकिए। India.com इकोनॉमिकल सर्वे पोर्टल है, आप जाके उस पर चेक करें। दूसरी बात, आपने एक बात कही थी, सबूत नहीं है अपने लोगों को बताने का। वेस्ट बंगाल की बीजेपी की स्टेट यूनिट के बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट मंगवाइए। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं, 7 नवंबर को वहां पे 3 करोड़ रुपया डिपॉजिट होता है। देखिए अतुल, ऐसा नहीं है, लीकेज थी, लीकेज सबको पता है। एक दैनिक समाचार पत्र के अंदर नवंबर में घोषणा होती है, अक्टूबर के अंदर न्यूज छप जाती है। लीकेज थी, लीकेज से इनकार नहीं किया जा सकता अतुल। दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है अतुल, जिसके बारे में जरूर बात करना चाहूंगा। बिल्कुल। देखिए, आप नगदी का एक्सचेंज, उसकी आपने लिमिट बना दी कि आप 4,000 रुपए एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन आप जो बैंक से निकासी है, जो आदमी अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ करना चाहता है, उसकी आप लिमिट कैसे बना सकते हैं? भाई वो एक नंबर 1 की ट्रांजैक्शंस है। अगर वो बैंक से विड्रॉल रहता है, चाहे घर में शादी है, किसी भी तरह का खर्चा है, वो अपना पैसा विड्रॉ कर रहा है। अगर कोई आपको लगता है कि बड़ी रकम विड्रॉ हुई है, उसकी आप जांच कर सकते हैं, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड चीज है वो।
उसके अंदर कुछ ऐसा तो नहीं है कि वो फैक्ट्स को कहीं छुपा देगा, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्यों? और सबसे बड़ी बात बैंक मैनेजर साहब भी मान रहे हैं कि रिजर्व बैंक से पर्याप्त नकदी नहीं आ रही। जब बैंक से पर्याप्त नकदी नहीं आ रही, यही कारण है कि सरकार ने निकासी के ऊपर कैप लगा दिया, एक्सचेंज के ऊपर कैप लगा दिया। और जिस तरह से एटीएम मशीन, अतुल पिछले 16 दिन के अंदर आप टोटल 1/3 मशीन को भी अपडेट नहीं कर पाए, उनका सॉफ्टवेयर आप अपडेट नहीं कर पाए। इससे क्या साबित होता है कि आपकी पूरी तैयारी नहीं थी। और जिस तरह से बीच बीच में लगभग 60 लोग अतुल अपनी जान से चले जाते हैं, लाइनों में लगने की वाजिब है वजह ये से, सवाल तो वाजिब क्या है, इसकी ठीक है। जिम्मेदार सरकार नहीं है? और मुझे देखिए और 10 तो बैंक कर्मी है अतुल, 10 बैंक कर्मी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। एक बैंक मैनेजर साहब तो सुबह बैंक में 3 दिन से सो रहे थे वर्कलोड की वजह से, और सुबह उठे नहीं। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन जो आम आदमी है, जो मजदूर है, जो डेली कमाता था, डेली खाता था, उसने छोटी छोटी बचत करके कुछ रुपए जोड़े हुए थे, बजाय वो अपना काम कर सके, बजाय वो अपनी जीविका कमा सके, वो लाइन में लगा हुआ है। ठीक है, पिछले 11 दिन से वो ठीक है। लाइन में मैं लगा है। रोकूंगा अत्री साहब, अब सरकार धीरे धीरे की वक्त अगर हमारे पास तैयारी कम हो हो, जाता तो है, इस इससे तरह मैं की रोकूंगा परेशानी आपको। नहीं आती। बताइए कुलदीप सोनी साहब, क्यों जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो तथ्य अत्री साहब रख रहे हैं, जो कांग्रेस की तरफ से है, इनके पीछे क्या वाकई बहुत आपको लगता है कि दमदार आपके पास जानकारियां, आंकड़े हैं? और ये जो तकलीफ है उसके लिए तो 50 दिन का वक्त मांगा है सरकार ने और धीरे धीरे रिव्यू हो रहा है, तो इतनी आपाधापी क्यों है कि कांग्रेस के भी अलग अलग क्योंकि सुर हैं? कोई कहता है कि संगठित लूट है, कोई कहता है कि नहीं फैसला अच्छा है, हम इसके साथ हैं, लेकिन ये तकलीफें दूर हो जाएं। आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, कांग्रेस काले धन के खिलाफ है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने बिना तैयारी के ये जो फैसला लिया, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से कि मेरे मोबाइल में दैनिक भास्कर की मोदी जी की घोषणा से 2 दिन पहले 600 करोड़ की नकदी भरा अदानी का ट्रक कर रहा था राजस्थान के स्टेट बैंक की ब्रांच में। ये आया हुआ है, मेरे मोबाइल पे है, ये जो आप देखोगे पूरा डिटेल आई हुई है दैनिक भास्कर अखबार की। तो किस तरीके से बीजेपी के या इनके आकाओं ने, आप ये बताइए इन लाइनों में कौन सा अदानी, कौन सा अंबानी खड़ा है? गरीब आदमी इन लाइनों में खड़ा है जो 100, 200 रुपए, 300 रुपए रोज रोजी रोटी के लिए, नहीं पहले भी नहीं होते थे, लेकिन फिर किस लिए? गरीबों के लिए किया है सिर्फ ये। गरीबों पे काला धन है, देश के गरीबों पे काला धन है क्या अतुल जी? जो काले धन की बात चल रही थी कि काला धन आएगा, ये देश के गरीब लोगों 125 करोड़ लोगों को लाइन में लगा के क्या बीजेपी काला धन लेना चाहती है? ये जो भाटी जी अभी कह रहे थे कि एक सर्वे हुआ है और इसमें 83% लोगों ने इस सर्वे के साथ बोला है, 83 नहीं, मेरे पास आंकड़ा है वो 93% है, लेकिन वो सर्वे 5 लाख लोगों पे हुआ है और 5 लाख इस देश की आबादी नहीं, इसकी देश की आबादी 125 करोड़ है। लोगों को बेवकूफ बनाना इनको बीजेपी वालों को आता है। अभी सर्वे हो गया, सर्वे हुआ कितने लोगों पे हुए? सिर्फ 5 लाख लोगों पे, उसमें 93% लोग अगर कह रहे सिर्फ 4 लाख लोग, 125 करोड़ में से सिर्फ 4 लाख लोग इसके पक्ष में हैं और 100 कितने सर असल में ये आदत भी तो आप ही लोग से इनको पड़ी है ना। आप जैसे कहते हैं कि कांग्रेस देश है और देश कांग्रेस है, तो वैसे बीजेपी भी समझने लगी है कि 5 लाख से ही सब रिपोर्ट निकल जाएगा। नहीं, इनको झूठा इनको जो है ना नए लिफाफे बेचना, मार्केटिंग करनी आती है। वो इनके अब टाइम आ गया था लोगों को 15-15 लाख वापसी देने का। 2014 में इन्होंने कहा था काला धन लाएंगे और 15-15 लाख इनके खाते में लेके आएंगे। 2015 में इन्होंने कहा कि काला धन आने वाला है और 2016 में आम नागरिक के खाते में काले धन को साबित कर दिया। ये तो इनकी नीति है। ठीक है, भाटी साहब इसका जवाब दीजिए। देखिए आपके ऊपर बड़े प्रहार हो रहे हैं। अत्री साहब ने भी बहुत सारी डिटेल बताई है कि कहां कहां पर क्या और किसको फायदा। यानी एक तैयारी नहीं, ये मुद्दा है आम जनता के लिए, और दूसरा ये कि तैयार कर दिया पहले से उन लोगों को। ये तो बड़े गंभीर आरोप धीरे धीरे निकल कर आ रहे हैं आपके ऊपर। कुलदीप जी, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं, आप काले धन की जो डेफिनेशन लगा रहे हैं, उसकी जो परिभाषित कर रहे हैं, आपका अर्थ केवल विदेशों से है। और काले धन का मतलब ये है जो पैसा अकाउंट फॉर नहीं है, चाहे वो देश में है और चाहे विदेश में है, वो काला धन है। ये बात एक बड़ी आप स्पष्ट तौर से एक बात समझ लेनी चाहिए। लाइनों में लगा दिया, सुनिए जरा कुलदीप जी, यहाँ पर कमा के अगर वो लोग उसको स्टॉक करते हैं, उस करेंसी को स्टॉक करते हैं या अवैध तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं, वो भी काला धन है। और ये सारी कवायद उसी काले धन को निकालने के लिए है। आप जिस गरीब की बात करते हैं, आपने नाम लिया अंबानी, वो कभी भी लाइन में नहीं लगे। आज भी उनके अकाउंटों का जिस तरह पहले संचालन था, आज भी उसी तरह का संचालन है। तो जियो खुलवा दिया आपने। दूसरी बात, उनका तो जियो खुलवा दिया, उन पे तो अब व्हाइट धन के रूप में आने लग जाएंगे बिल। नहीं, सुनिए जरा, आप
दूसरी बात आपको मैं ये गरीब भी बताना आदमी चाहता हूं कि आपने, आप ये कहते हैं श्राप लगेगा सरकार आप की लोगों तैयारी को। नहीं थी। 70 सरकार लोगों ने की बड़े मौत हो सपष्ट चुकी है। शब्दों में लोगों को खाने के पैसे शब्दों नहीं में है। बीडीएस और योजना लागू लोगों की की, शादियां पूरे टूट रही है देश को गरीब ये लोगों की। बताया कि जो आपके धन है आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, आप सरकार का योजनाएं टैक्स मत बताओ, बनता है इस वो देश को दीजिए। सफेद शब्दों में जवाब दो। उस समय क्यों आप और लोगों ने कैसे और किसके कोई कहने आवाज पे नहीं हुआ ये उठाई। सब क्या कुछ? वो योजना गलत थी क्या? एक बहुत बड़ी आप पहले रकम हफ्ते बहुत का बड़े टाइम मांग रहे हो, लोगों, बहुत अब आप सारी 50 जनता दिन ने का टाइम जिनके मांग रहे पास हो। था उन्होंने डिक्लेयर रोज किया। आप एक नई चीज छोड़ देते हो। लेकिन कांग्रेस को 23 केवल बार कांग्रेस RBI ने को इसको और नए-नए अपोजिशन को फैसले ले केवल रखे हैं और 24 केवल जो बार है आज हो आरोप गया। प्रत्यारोप लगाने नहीं, आते भाटी हैं। साहब ये जो आरोप अत्रे साहब ने लगाया है कि यहाँ ये आंकड़े वो आंकड़े, तो आप मौका इनका क्यों जवाब देते हो क्यों भाटी नहीं साहब? देते? नहीं, आरोप इसमें लगाने इसमें का कोई मौका सच्चाई क्यों नहीं है। देते हो देखिए आप लोग? सुनिए, ये अतुल जी एक रूटीन प्रक्रिया है। अगर कहीं मान लिया उन्होंने आप जमा किसी कराया ATM अपने पे खाते चले में, मत इसका जाना ये भाटी अर्थ थोड़ा साहब। भी कि भाई उनको किसी पहले पता लाइन था। में मत चले या जाना। तो ये बताएं लोगों कि में ये बहुत इसको आक्रोश एस्टेब्लिश है। करें, ये कैसे जैसे कैसे मध्य इस तरह प्रदेश में एक का, आदमी अगर एक कोई नेता जमा करा रहा है आपका रूटीन में आप जमा होता है प्रदेश में भी ऐसे ही पैसा, आप जमा लोग होता पिटोगे। रहा है, इस बात में कोई ठीक है, दूसरी ठीक है, बात रोक रहा नहीं हूं है। आपको। फाइनल कमेंट की तरफ जाएं, आखिरी सवाल की तरफ जाएं, उसके पहले नेहरा साहब से इसी सवाल पर जवाब लेते हैं। नेहरा साहब, बाकी सारी आ रहा हूं, अत्री साहब आऊंगा आपके पास। मेरे साथ इस वक्त नेहरा साहब नहीं है मौजूद, जो है नेहरा साहब के पास बाद में जाऊंगा। अत्री साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी अतुल, मैं ये कहना चाह रहा था, भाटी साहब अभी कह रहे थे जो अनकाउंटेड मनी है वो काला धन होती है। बिल्कुल सही बात है, इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन इनको इस बात से सहमत होना पड़ेगा, जब सरकार ने वायदा किया था विदेशों से काला धन लाने का तो खुद माना था कि 85% काला धन विदेशी बैंकों में जमा है। और देखिए ये सरकार क्या खेल रही है। जब ये स्विट्जरलैंड से समझौता करते हैं तो वो समझौता आता है वेव 1 कैटेगरी में, जिसमें बड़ा स्पष्ट है कि स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट हमें 2018 के बाद की जानकारियां देनी शुरू करेगी। मतलब जिन लोगों का ब्लैक मनी वहां पड़ा हुआ है वो 2018 तक उस ब्लैक मनी को निकाल के चाहे पनामा या कोस्टा रिका या मॉरिशस जो भी दूसरे कंट्रीज है वहां पे आसानी से ले जा सकते हैं। अत्रे जी मैं आपको बीच में रोकूंगा, सुनिए जरा। आपका वायदा था अत्रे जी इस सब के लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है। अत्रे जी सुनिए जरा, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। उन्होंने विदेशों के साथ ट्रीटी नहीं की, समझौते नहीं किए। ये अब हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन देशों के साथ समझौते किए हैं, उसके तहत ये जानकारी निकलवाई जा रही है। कांग्रेस ने कभी भी इस तरह के समझौते करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर कहीं आप देख लें ज्यादा नाम अगर घोटालों में भ्रष्टाचार में आया है तो कांग्रेस के लोगों का आया है। इसलिए ये विदेशों से इस तरह की ट्रीटी और समझौते करना नहीं चाहते थे। आज उनके साथ समझौते किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से स्पष्ट बयान आ रहा है, उसके तहत ये सारी जानकारी विदेशों से भी ली जा रही है। और काले धन का अर्थ केवल विदेश में होना ही नहीं है, काले धन का अर्थ देश में भी है। मैंने पहले भी कहा था जो नहीं है। अच्छा ठीक है, सभी को रोक रहा हूं, सभी को रोक रहा हूं। हाँ ठीक है, सभी को रोक रहा हूं। अत्री साहब बहुत संक्षेप में अपनी बात पूरी करेंगे तो आऊंगा आपके पास। बहुत अतुल एक बात कहूंगा, अतुल एक बात, हाँ देखिए मैं ये कह रहा हूं कि मैं भाटी साहब ये बात मानता हूं कि काला धन जो है कांग्रेस के लोग भी लेके गए। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ने समझौता नहीं किया, बिल्कुल ठीक। लेकिन साहब जो आपने समझौता किया उसमें आपने ये क्लॉज कौन सा डलवा दिया कि 2018 के बाद वो जानकारी देना शुरू करेंगे? वो अभी क्यों नहीं जानकारी? बहरहाल देखिए ये दूसरा मुद्दा है, उस पर अलग से भी चर्चा हो सकती है। कम से कम इन्होंने किया तो, इनका ये कहना हमने किया तो, अब उसमें क्या प्रॉम्प्ट डाल दिया गया, किस तरीके से 2018-19 की बात, वो अलग मसला है, उस पर आप आगे घेरते रहिएगा। ठीक है नेहरा साहब मैं आपके आऊंगा। भाटी साहब आऊंगा, प्लीज 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 भाटी साहब ठीक है साहब, ठीक है नेहरा साहब। सर मेरा एक सवाल यह है, उसके बाद में फाइनल कमेंट की तरफ जाऊंगा। मैं चाहूंगा संक्षेप में इसका आप जवाब दे दें। आरोप जो अब लग रहे हैं विपक्ष की तरफ से, अलग अलग तरीके के आरोप कि यहां पे इतना जमा हो गया, उनको सेट कर दिया, उनको सेट कर दिया, क्या वाकई ये लगता है कि यहां प्रामाणिक आरोप है, दम है इनमें? देखिए प्रमाण तो मुझे नहीं लगता कि सरकार या विपक्ष प्रमाण के आधार पर बात करता है। अगर प्रमाण है तो उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं होती जब विपक्ष सत्ता में आता है? देखिए पहली बार जब मैंने बात कही थी, आपको ध्यान हो, मैंने ये कहा था कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो आए दिन घपले घोटालों की एक लिस्ट आया करती थी कि इतना घपला है, इतना घपला है। तो आप ये बताएं दिल पे हाथ रख के कि आपने उन घपलों में कितने व्यक्तियों पे, कितने राजनेताओं पे कार्रवाई की है आज तक? प्रदेश स्तर पे बता दीजिए या राष्ट्रीय स्तर पे बता दीजिए। देखिए ये एक तरह से गठबंधन है जो मिलके जनता को बेवकूफ बनाने का एक षड्यंत्र है।
देखिए, सत्ता और विपक्ष दोनों आपस में एक तरह से अभी तक का जो देखने को मिला है, इनमें शेयरिंग की भावना होती है कि आप सत्ता को एंजॉय कीजिए, चाहे विपक्ष में हो या सत्ता में हो। नहीं तो क्या है कि अगर इनके पास सरकार है, सारे प्रमाण हैं। अब देखिए, आप बीजेपी के प्रवक्ताओं को देख लीजिए, वो हर चैनल पे ये कहते सुनाई देंगे कि मायावती का जो धन है वो उससे खराब हो गया, या केजरीवाल ने 2000 करोड़ रुपए पंजाब इलेक्शन के लिए रखे हुए थे। तो सत्ता में होने के बाद क्या इनके पास इतने टूल नहीं है कि उस धन का पता लगा के और दोषियों को सजा दे सके? उसके लिए पूरे देश को सजा देने का मतलब क्या है, जब इनके पास प्रमाण है? अगर ये बिना प्रमाण के बात करते हैं, विपक्षियों पे प्रहार करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी नीयत में भी खोट लगता है। तो बात यह है कि ये जो मामला है जो नोटबंदी का, तो मुझे ये लगता है व्यक्तिगत रूप से ये एनडीए की मनरेगा है। देखिए, हमने यूपीए की मनरेगा को देखा। उसमें क्या हुआ कि लोगों को रोजगार छोड़ दिए उन्होंने, फैक्ट्रियों में काम छोड़ दिया। क्या हुआ कि सरपंच से मिलके आधा आधा बांटने का खेल शुरू हो गया था। अब क्या है कि अब ये नई मनरेगा, ठीक है, अब ये नई मनरेगा और उसमें भी आधा आधा बांटने का काम होगा। चलिए, बहरहाल अब फाइनल कमेंट की तरफ जाएंगे। एक बार फिर से अमित नेहरा साहब, गुलशन राय साहब का हम रुख करेंगे, उसके बाद तमाम लोगों से और भी सवाल लेंगे। सवाल अब यही है कि अभी जो वक्त बीता और जिस वक्त में हम अभी चर्चा कर रहे हैं, 16वां दिन, अभी भी समस्याएं बरकरार हैं, तकलीफें निकल कर आ रही है। गुलशन राय साहब, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा सर, फाइनल कमेंट। जो रोड मैप अभी तक है या जो बदलाव किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ वाकई इस प्रक्रिया के लिए, जिसको एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि एनडीए की मनरेगा है, जिसको आप कह रहे हैं बहुत बेहतर, लेकिन वो कह रहे हैं मनरेगा है, आपको लगता है कि हाँ सरलीकरण हो जाएगा, स्थिति सुधर जाएगी और जो असल मंशा थी, जो टारगेट थे, वो सिद्ध हो जाएंगे, वो टारगेट अचीव हो जाएंगे? नोटों की सप्लाई ज्यादा आएगी, व्यवस्था उतनी आएगा, क्योंकि निकासी के लिए टाइम मिल जाएगा लोगों को, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। निकासी के लिए वैसे भी बहुत कम लोग आ रहे थे बैंकों में, अब ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो उनको ये दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल। और दूसरा, 500 के नोट की अभी भी शॉर्टेज है, अभी आया नहीं है, सरकार ने डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन कहीं कहीं दिखाया गया है। पूरी तरह से 500 का नोट जिस दिन आ जाएगा, क्योंकि 2000 के नोट में बड़ी समस्या है। खुले करने के लिए कोई भी कस्टमर जब जाता है 200 रुपए का सामान लेता है तो उसको बड़ी दिक्कत आ रही है। जब तक 500 रुपए का नोट नहीं आता, ये व्यवस्था पूरी तरह नहीं सुधर पाएगी। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा, आपने संक्षेप में पूरा कर दिया। कुलदीप सोनी साहब, फाइनल कमेंट आपका। आप लोग तो बंद का भी ऐलान कर चुके हैं, सारी चीजें हैं, तमाम कवायदें हो रही हैं, हर प्रदेश में आप लोग अपना नाराजगी जाहिर कर रहे हैं आम जनता के लिए। इन तमाम चीजों का असर होगा, आपको लगता है कि हाँ सरकार ने चाहे जो फैसला ले लिया, लेकिन अब आपका दबाव पड़ेगा और जल्द से जल्द बदलाव करेंगे, रोड मैप इनका कुछ निखर जाएगा? देखिए, 28 तारीख को पूरे देश और प्रदेश में पूरा विपक्ष एकजुट होकर इस नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। 27 को बैंक में पैसा आ जाएगा, एटीएम से पैसा निकलने लगेगा, सांसदों का हम घेराव कर रहे हैं। नहीं, कुछ तो इस समस्या का समाधान होगा। लोकतंत्र है ये, तो एक जो है ना कहावत है, एक देश का नहीं, मैं एक मिनट अतुल जी, मैं बताना चाहता हूं, एक कहावत है, एक देश का राजा मूर्ख था और वहां चोरी बहुत होने लगी। चोरी होने लगी तो वो पूरी जनता को पीटने लग गया। जब उससे पूछा गया भी इनको क्यों, सबको क्यों दंड दे रहे हो, तो उन्होंने कहा कि भाई इनमें तुम्हारे में से कोई चोर है। तो कुछ परसेंट काले धन वालों को देखने बाहर लाने के लिए पूरे देश के लोगों को लाइन में लगा खड़ा कर दिया। और मैं भाटी जी, जो हमारे प्रवक्ता साथी है बीजेपी के, इनको भी कहना चाहूंगा, टीवी पे तो आ जाया करो, एटीएम की लाइन में मत चले जाना। भाटी जी, लोगों में बड़ा आक्रोश है बीजेपी के खिलाफ, कहीं पिटाई पिटुई ना हो जाए। ठीक है, ये तो देखिए एक अलग ही बात हो गई। चलिए अत्रे साहब, फाइनल कमेंट आपका। भाटी साहब, सचेत रहे। एटीएम का मतलब हो गया आएगा तो मिलेगा। अब देखिए, सरकार को जमीनी स्तर की सच्चाई का ज्ञान ही नहीं था, या यूं कीजिए कि होमवर्क ही नहीं किया था। इससे पता, देखिए, पहले सरकार कहती है कि साहब 4000 रुपए आप एक्सचेंज करवा सकते हैं बैंक में, फिर सरकार कहती है कि साहब 4500 करवा सकते हैं, फिर 2 दिन बाद सरकार कहती है कि साहब अब 2000 रुपए करवा सकते हैं,
मतलब कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी क्या है सरकार को इस चीज का नहीं पता था। कोऑपरेटिव बैंक्स की ट्रांजैक्शंस बंद कर दी, किसान कहां जाए, किसान परेशान घूम रहा है, सरकार का इसके ऊपर कोई होमवर्क नहीं था। तो स्पष्ट तौर पे आप देखिए जब से स्कीम लॉन्च हुई है और अब तक जितने चेंजेस आए हैं, बार बार सरकार की तरफ से जिस तरह के परिवर्तन आए हैं वो स्पष्ट इशारा करते हैं कि सरकार को ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं था और आम जन की समस्याओं से इनका कोई लेना देना ही नहीं है। इनको कोई मतलब नहीं है कि लाइन में लोग खड़े होकर परेशान हो रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है कि लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। केवल मीडिया में आके ये बात कह देना कि जनता बहुत खुश है, इससे इनकी कर्तव्य की इतिश्री हो गई, इस तरह का भारतीय जनता पार्टी का रुख है। ठीक है, भाटी साहब जवाब दीजिए, फाइनल कमेंट। सबसे पहले तो मैं अपना कुलदीप जी आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता पूरे हरियाणा प्रदेश में और पूरे देश में जनता के बीच रहता है, जनता के दुख दर्द में सहयोगी रहता है। इसलिए हमारी सुरक्षा की चिंता आप ना कीजिए, हम जनता के साथ हैं, हमारी सुरक्षा की परवाह हमें। दूसरी बात, आप अपनी चिंता कीजिए क्योंकि आपका जनाधार पूरे देश में, प्रदेश में तो है ही नहीं, कई कई कांग्रेसों में बटा हुआ है, प्रदेश में है ही नहीं, पूरे देश में आप अपने जनाधार की चिंता कीजिए। दूसरी बात, मैं इस आज के माध्यम से एक बहुत अच्छी बात, एक हमारी जनता ने जो सहयोग किया है और जनता, पूरे देश की जनता आज एकजुट खड़ी हुई है, एक उम्मीद की किरण जगी है। जो भ्रष्टाचार जो इस देश में हुआ, जो जिस तरह की नीति और रीति कांग्रेस ने अपनाई, आज उससे निजात मिलने की उम्मीद है। थोड़ी बहुत कठिनाइयां कहीं हो सकती हैं व्यवस्था की, थोड़ी बहुत व्यवस्था की कोई कठिनाइयां हो सकती हैं, लेकिन बहुत बड़ा काम है, जो ऐतिहासिक काम हुआ है आज जो हमारे देश में सरकार ने किया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, उसके बहुत दूरगामी परिणाम आने वाले हैं। बहुत बेहतरीन एक समय देश का चल रहा है और आगे चलने वाला है। भाटी साहब मेरा सवाल ये है, रोड में पूरा है ना, क्योंकि ये बंद होगा फिर और दबाव बनेगा, तो ऐसा तो नहीं कि रोल बैक नहीं, बिल्कुल अतुल जी बिल्कुल विश्वास रखिए, पूरा रोड मैप है, पूरी सप्लाई है। देखिए थोड़ा देश काफी विस्तृत देश है, दूरगामी गांवों तक की भी सप्लाई है, बहुत बड़ा। और दूसरी बात अतुल जी देखिए, डिफरेंट एजेंसी है, कोई एक एजेंसी नहीं है, डिफरेंट एजेंसियां हैं जो इसमें काम कर रही हैं, है कि नहीं है? तो इसलिए पूरी तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं है, जनता को दिक्कत नहीं आने वाली है और ये बहुत अच्छा काम चलेगा। और फिर आप रिकॉर्डर की तरह मत बजिए, मेरा सवाल है सुनिए। कुलदीप साहब की जो शंका है, उनको लगता है, उनको असल में आपकी चिंता है, वो कह रहे हैं कि आप मत जाइएगा जनता के बीच में एटीएम में। हम तो जनता के बीच रहते हैं अतुल जी, हमारा तो चिंता है नहीं। जो गले में आपने पहना हुआ है, पहन के कार्यकर्ता और नेता जनता के बीच रहता है, तो ये गले में जो पहना है अभी वो भी पहन के जाते हैं। बिल्कुल, ये हमारा होता है, सबको पता है भारतीय जनता पार्टी के लोग। आप चिंता मत करिए, भाटी साहब बिल्कुल दमखम के साथ जाते हैं, पहन के भी रहते हैं और लोगों के बीच। ठीक है, बहरहाल एक छोटा सा यहाँ पर जो है एक और टिप्पणी हो जाए। अमित नेहरा साहब आप अपना कमेंट कर दिए, छोटा सा एक कमेंट आपका, बहुत शॉर्ट में सर। देखिए अतुल, मैं तो ये कहूंगा कि हम दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं या चंडीगढ़ में बैठे हैं, जब बड़े शहरों में बैठे हैं, वहां पे दिक्कतें कम हैं कैश की। लेकिन जो रिमोट एरिया में बैठे हैं, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर बैठे हैं, 600 किलोमीटर दूर बैठे हैं, 1200 किलोमीटर दूर बैठे हैं, उनकी हालत का तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते। बैंकिंग सेक्टर वाले कह रहे हैं कि यहाँ गुड़गांव में या फरीदाबाद में इतनी दिक्कत है, तो जो रिमोट एरिया है जहाँ पे 10-10 गांवों पे एक बैंक है, वहां की हालत क्या होगी हम उसका अंदाजा ही लगा सकते हैं। अभी लगातार 4 दिन से रोहतक से मेरे जानकारों के फोन आ रहे हैं कि HDFC बैंक में कैश ही नहीं है 4 दिन से। तो देखिए वहां की हालत कैसे सुधरेगी 30 दिसंबर तक, मुझे बताइए आप। और रही बात, देखिए मनरेगा वाली बात मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूं। अब क्या है कि जो गरीब तबका है बेचारा, तो उनको एक आशा की किरण जगी है कि आपके जो जानकार हैं, परिचित हैं, चाहे बेशक वो टैक्स पेयर क्यों ना हो, उनको ये नहीं पता कि टैक्स दे के पैसा कमा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, उनके पास फोन करके पूछ रहे हैं कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो हमें दे दीजिए, 2.5 लाख तक कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको लौटा देंगे। तो इससे क्या है कि एक अलग ही तरह का अब माहौल बनेगा
देश में, तो उसको दूर करने की जरूरत है। तो मनरेगा शब्द मैंने जो नहीं, प्रयोग बिल्कुल किया, ठीक, आपका आकलन सही, तो और आप ऐसी उसका इशारा वाकई समझिए। इनपुट्स लगातार तो एक निकल तरह कर आ से- भी रही थी जी। अलग अलग जगहों से। बिल्कुल सही कहा आपने। खैर, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। हमारे पास सब वक्त है। मैं हुकुम सिंह भाटी साहब आपका बहुत शुक्रिया, सोनी साहब आपका बहुत शुक्रिया, प्रवीण अत्रे साहब आपका भी शुक्रिया, नेहरा साहब और गुलशन राय आपका भी शुक्रिया। कुल मिलाकर देखिए परिस्थितियां क्या है, ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ, अभी जो तकलीफ है उसका आकलन सरकार भी लगातार कर रही है, और जैसे जैसे प्रतिदिन बदलाव हो रहे हैं उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जब फैसला दिया गया था उस वक्त में शायद इन चीजों का अंदेशा नहीं था या इसके बारे में सोचा नहीं गया। बहरहाल प्रधानमंत्री सक्रिय है, इसमें कोई शक नहीं, विपक्ष भी सक्रिय है, इसको लेकर थोड़ी सी चिंता है, क्योंकि विपक्ष कहता है कि हम इतना दबाव बनाएंगे कि यह फैसला भी यहां पर आपको वापस लेना पड़ेगा। अगर वापस लेना पड़ेगा ऐसी स्थिति बनती है तो सोचिए फिर आम जनता का क्या होगा। लेकिन सरकार की तरफ से भी कह दिया गया है कि कतई कुछ भी वापस नहीं होगा, जो होगा वो आगे की गति को बढ़ाएगा, और देश के विकास के लिए हमने कदम उठाया। आगे 50 दिन का वक्त है, उसके अलावा जो बाकी और भी स्टेप उठाने हैं वो भी हम उठाएंगे, कतई पीछे जाने वाले नहीं है। नमस्कार।